तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना इस बंदे का देखो पीछा छोड़ नहीं रहा था क्योंकि इसे इसको मारना था और वहीं वो बंदा भागते, भागते, भागते पूरी तरह से थक चुका था। लेकिन आगे में उसको कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर एक शायराना अंदाज में कुछ तो ना मारता है शायरी, क्योंकि सामने दिख चुके थे इसको अपने फर्स्ट पीक के लॉर्ड, यानी इसके टीचर या जो भी बोल लो। वहीं ज़ू ने भी सेवंथ पीक लॉर्ड को वहाँ पर देखा था। अब आगे तो ये जो फर्स्ट पिक डिसाइपल था ना, ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और धर्मा फ़ोर्स लगा के अपनी आवाज़ निकालता है, ताकि इसकी आवाज़ को दूर तक सुना जा सके। दोनों तरफ से जो लोग बैटल कर रहे थे ना, वो मतलब सभी लोग सुन सकते थे। अब जो इस दौरान थोड़ा पीछे हटता है, इस बंदे की कविता की वजह से नहीं, क्योंकि सभी लोग अब इसकी तरफ देखने लगे थे, वो जो दूर में बैटल कर रहे थे। और सभी इतने पावरफुल थे ना कि आप एक अलग ऑरा फ़ील करते हो। 10-12 लोग जो कि पावरफुल आपकी तरफ देखें, तो आप खून की उल्टी करने लगते हो। दूर हटता भी है, लेकिन फिर भी खून की उल्टी करनी पड़ती है, उनकी बस ऑरा की वजह से। इफ़न खुद को बचाने के लिए ये अपने धर्मा स्किफ को भी यूज़ करता है, साथ में जो भी टालिस्मैन ट्रेजर्स थे सब यूज़ करता है, इवन स्नेक नेक ड्रैगन को भी। इसका स्नेक नेक ड्रैगन तो कोलैप्स कर जाता है, टालिस्मैन पूरे फूट-फाट जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि इसका धर्मा स्किफ तगड़ा था और 2 बार ये खून की उल्टी और करता है। काफ़ी तेज़ी से पीछे हट जाता है, तो प्रेशर झेल पा रहा था क्योंकि प्रेशर काफ़ी दूर से आ रहा था। उधर वो जो फर्स्ट पिक डिसाइपल था, वो भी 8 बार खून की उल्टी करता है और उसको जो जान बचाने वाले 3 आइटम्स थे, तीनों कोलैप्स कर चुके थे। ब्लड स्वॉर्ड भी इसका खत्म हो चुका था। एक शील्ड भी ये यूज़ करता है, वो भी फूट जाता है और ये भी थोड़ा दूर हट चुका था अच्छा खासा, तो प्रेशर ये भी झेल पाता है। ज़ू भी पीछे हटते रहता है। तो ज़ू की नज़र वो पीक लॉर्ड पे तो पड़ चुकी थी, 7 पीक वाले, और उनके साथ 6 और लोग थे, जिन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने थे और ज़ू समझ जाता है वो अलग-अलग पीक के पीक लॉर्ड्स हैं और उनसे जो बैटल हो रहा था सामने जो लोग कर रहे थे, वो सी ज़ॉम्बीज़ थे। बाकी भी कुछ कल्टिवेटर्स जैसे कि थर्ड एल्डर, और उनके सामने जो सी ज़ॉम्बी वाले बंदे थे उसी लेवल के थे। और ज़ू जानता था उस तरफ ये ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता, नहीं तो इसकी आँखें पूरी तरह से खराब हो जाएँगी। इस दौरान एक रेड कपड़ा पहने हुए ओल्ड मैन बहुत तेज़ी से अपने गोल्डन स्वॉर्ड के साथ सी ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ता और वहाँ से दूर निकल जाते हैं बेसिकली। ज़ू और फर्स्ट पिक डिसाइपल की तरफ बढ़ते और इन्हें आते दिख अपनी तरफ। फर्स्ट पिक डिसाइपल खुश हो जाता है, फिर से कुछ तो शायरी मारता। मतलब ये बंदा पागल था। इवन फर्स्ट पिक लॉर्ड भी कहते हैं कि यार ऐसा समय आ गया फिर भी ये सीधा बात नहीं कर सकता, और वो बोलते हैं कि यहाँ से निकलो नहीं तो मर जाओगे। कुछ सी ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ये उन्हें काउंटर कर देते। अब ज़ू बहुत तेज़ी से भागता है, फर्स्ट पीक डिसाइपल भी तेज़ी से निकलने लगता है। फाइनली बोलता, मास्टर मेरी मदद करिए, ये 7th पीक वाला बंदा मुझे मारना चाहता है। 10 दिन से मेरा पीछा कर रहा है, 10 दिन 10 रात से। ये तब तक नहीं मानेगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। मास्टर मुझे मत छोड़िए, मुझे बचा लीजिए। ज़ू इधर उल्टी दिशा में भाग रहा था। ओल्ड मैन जो थे फर्स्ट पीक के, वो शॉक्ड होके देखे कि इनका क्योंकि डिसाइपल ये तगड़ा था और ये कविता ऐसे नहीं करता था भाई। ये किसी एंशिएंट टेम्परर डार्क सेरेनिटी जो थे उनकी कविताओं को समझ चुका था। 3 साल पहले पहले इन्होंने इसको नॉर्मल बोलते हुए सुना था, इसलिए वो अचंभित हो जाते कि कौन है भाई ये बंदा जिसकी वजह से मेरा डिसाइपल ढंग से बात करने लगा पहली बार 3 सालों बाद। तो ज़ू की तरफ देखते हैं। ज़ू इधर पानी के अंदर से भाग रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी ऑरा से ज़ू को की तरफ देखते हैं ना, तो ज़ू काँप सा जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। फर्स्ट पीक लॉर्ड कहते हैं तुम, पर तभी उधर से ऊपर से आवाज आती कि वो किड है और ये थे अपने 7th पीक लॉर्ड जो कैजुअली फाइट कर रहे थे 3 सी ज़ॉम्बीज़ से। और 7th लॉर्ड जो थे ना, मतलब सॉरी फर्स्ट लॉर्ड, वो ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो उन्होंने मास्टर 7th का सुना नहीं, और वो कहते हैं तुम दोनों फालतू के बैटल में फंसे हो, और एक गोल्डन टालिस्मैन फेंकते हैं आगे की तरफ जो कि 2 टुकड़ों में पड़ जाता है। बहुत पावरफुल था। ज़ू ने जितने टालिस्मैन देखे थे कहीं ज़्यादा पावरफुल, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल, और दोनों के मतलब बॉडी में समझ लो प्रवेश कर जाते हैं जो भी। और ये कहते देखो ये टालिस्मैन तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम दोनों में से अगर कोई भी एक मरा तो दूसरा भी मर जाएगा। और उसके बाद वो एक ऑरा फेंकते हैं बहुत तेजी से, जो ज़ू और फर्स्ट पीक डिसाइपल काफ़ी दूर फेंक देता है, और ये फिर से बैटल की तरफ अपने बढ़ जाते हैं। तो दोनों के बॉडी पर मार खा चुका था। ज़ू को तो गुस्सा आता है, लेकिन फर्स्ट पीक डिसाइपल एक चैन की सांस लेता है। अब ज़ू काफ़ी कोल्ड लुक देता है उसको, बोलता तुम्हारा नाम क्या है। फिर से वो बंदा शायरी मारता है। ज़ू अपना ब्लैक फ्लेम वाला इल्यूजनरी डैगर बनाता है और उस बंदे की तरफ बढ़ा देता है। फर्स्ट पिक डिसाइपल को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मालूम था अगर उसके मास्टर ने ऐसा बोला है तो फिर वैसा ही होगा। और जैसे ही ना ज़ू की तलवार उस बंदे के गर्दन की तरफ पड़ती है, ज़ू एक खतरनाक हो रहा फील करता है, तो वो रोक देता है इस अटैक को। इधर वो जो गोल्डन पैट्रियार्च थे वो देख रहे थे पीक लॉर्ड्स की बैटल को। यार काश मैंने भी ऐसा कुछ सोचा होता। तो ज़ू यहाँ से निकल जाता है, अपने धर्मा के पर बैठा था और वो जो टालिस्मैन था ना उसके ऑरा को अपने परछाई के थ्रू खत्म करने को देख रहा था। कर तो पा रहा था, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था, तो मतलब नहीं था। और उन्होंने कहा था मास्टर फर्स्ट ने कि जैसे ही तुम मतलब कॉलेज में पहुंच जाओगे, मतलब 7 ब्लड आइज में, ये और अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब फिर तुम दोनों का लाइफ स्वतंत्र हो जाएगा पहले जैसा। इधर ज़ू भाई इस बंदे से तो बहुत गुस्सा हो रहा था
क्योंकि वो सीधा जवाब देता ही नहीं था। इस दौरान ज़ू की नज़र पड़ती है, कुछ एक टेक्निक ये यूज़ करने जा रहा था। तो 7 ब्लड आइज़ जहाँ पर बैटल कर रहे थे सी ज़ॉम्बीज़ से, वहाँ पर। सी ज़ॉम्बी का जो गोल्ड कोर कल्टीवेटर था ना, उसका एक कोई तो अंग ज़मीन पानी में आके गिरता है और खतरनाक लहर उठती है। फर्स्ट पीक डिसाइपल की वहीं पर नज़र पड़ती है और ज़ू क्या करता है ना, जो स्नेक नेक ड्रैगन था इसका, ये उसको उस तरफ भेजता है जहाँ पर वो कल्टीवेटर का बॉडी का जो भी हिस्सा गिरा था उस तरफ। टॉर्सो बोल सकते हो, टॉर्सो वाला हिस्सा था, शरीर में जो टॉर्सो जिसको हम बोलते हैं। और इसका स्नेक ड्रैग जो ड्रैगन था उसे खाने को देखता है, लेकिन वो हाथ वहाँ पर अचानक से उठने लगता है जो ज़ॉम्बी का, तो वो अपने हाथ से स्नेक नेक ड्रैगन पर अटैक कर देता है। ड्रैगन ऐसा लगता है डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर से उसकी बॉडी बन जाती है और ज़ॉम्बी कल्टीवेटर ने अपनी बची कुची ऊर्जा भी पूरी तरह से यूज़ कर ली थी। अब ज़ू यहाँ पर एक डबल इनकांटेशन टेक्निक यूज़ करता है। दोबारा से अपने ड्रैगन को कुछ हिस्सा खाने को भेजता है उस ज़ॉम्बी के बॉडी का। तो फिर से वो ज़ॉम्बी अटैक करता है, लेकिन फिर भी जो ड्रैगन था ना, कुछ हिस्सा फिर से खा लेता है, मतलब एक उँगली खा लेता है ऐसा समझो। और ज़ू रुकने वाला नहीं था, ड्रैगन को अपने फिर से बनाता है, क्योंकि देखो वो उसकी ऑरा वाला ड्रैगन था, अगर आपको याद हो, जिसे हम फॉरबिडन ड्रैगन बोलते हैं। फर्स्ट पिक डिसाइपल पूरी चीज़ें देख रहा था, उसे भी समझ में तो आने लगता है और ज़ॉम्बी फिर से ना ड्रैगन पर अटैक करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी का जो हाथ एक्सप्लोड कर जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन भी लगभग कोलैप्स कर जाता है। इस दौरान वो जो स्टूडेंट था ना, वो पानी में छलांगे मारता है और हंसता है। अब ज़ू भी पानी में कूद जाता है और उसका पीछा करने की एक्टिंग करता है, क्योंकि वो जो ज़ॉम्बी था जिसको मारा था अभी फर्स्ट पीक लॉर्ड ने, भाई नॉर्मल तो नहीं था, मरा भी नहीं था, वो अधमरा हुआ था। तो ये लोग समझ रहे हो ना, अधमरी हालत में भी वो इनसे बहुत पावरफुल है। और अगर ये फर्स्ट पीक डिसाइपल मरता भी है तो इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन इसे पता था पक्का है कि इस डिसाइपल के पास और भी अपने को सुरक्षित रखने वाले हथियार या ट्रेज़र जो भी बोल लो होंगे। दूसरी चीज़ आपको पता है, ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं, सी ज़ॉम्बीज़ बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट पिक डिसाइपल का जो तलवार था ना, वो आगे बढ़ता है ज़ॉम्बी की तरफ, ज़ॉम्बी की जो छाती थी ना, वो खुल जाती है और उसमें से खून निकलता है, काला खून, जो कि एक भूत में बदल जाता है और इस डिसाइपल की तरफ पड़ जाता है। बट ये देखो, ये डिसाइपल भी बहुत होशियार था, तुरंत ही अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है और ये फर्स्ट पिक डिसाइपल बहुत सारे तलवार भेजता है इस भूत को काटने के लिए। लेकिन फिर भी जो औरत थी ना भाई, वो जो ब्लैक ब्लड से बनी थी, बहुत पावरफुल थी। उसके छोटे-छोटे हिस्से मतलब जब इसके तलवार से टकराते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं इस डिसाइपल की तरफ। डिसाइपल को डिफेंसिव टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है और पीछे भागता है वो, काफ़ी डर जाता है। लेकिन तभी ज़ू किंग जो था अपना, इसको पार कर जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है उस सी ज़ॉम्बी की तरफ। फिर तो उस बंदे की छाती से ब्लड सा निकलता है और एक भूत सा बनता है। लेकिन ज़ू जब आगे बढ़ता है ना, एक काला छाता प्रकट होता है जो कि खुल जाता है और उस अटैक को झेल जाता है। ज़ू किंग की बॉडी से थोड़ी ब्लड तो आती है, लेकिन इस दौरान अपने वो काले जो उसके आँख थे बॉडी से निकलते थे धर्मा फोर्स से, उससे एक डैगर बनाता है राइट हैंड में और घोस्ट को ऐसा काट सा देता है। लेकिन फिर से ना उसकी छाती से, उस घोस्ट मतलब ज़ॉम्बी की छाती से एक दूसरा भूत निकलता है। वो दहाड़ मारता है तो ज़ू लगभग 30 मीटर पीछे तक जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये जो सी ज़ॉम्बी था ना, पानी के अंदर ही भागने को देख रहा था और ज़ू ने तो इसको ये था कि इस बंदे का सोल चाहिए इसको, मतलब अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और ज़ॉम्बी के पास एक बैग भी था, उसमें अच्छे खासे ट्रेज़र्स हो सकते हैं। तो ज़ू इस मौके को तो जाने नहीं देता, तो बहुत तेजी से फिर से आगे बढ़ता है। स्नेक नेक ड्रैगन इसको घेर सा लेता ताकि ये प्रोटेक्शन में रहेगा। थर्मास के बेस का ना पानी के अंदर डूब के आगे बढ़ता है। फर्स्ट पिक डिसाइपल ध्यान से देख रहा था, उसे भी पता था कि यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेजर मिल सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ को ऐसा जोखिम में डालना उसके लिए सही नहीं था। लेकिन उसको ये पता था अगर ये बंदा मरा तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि लाइफ जो ट्रेजर से बांध दिया था फर्स्ट पीक लॉर्ड ने इन दोनों को। गाली मारता है मनी मन जू किंग को, लेकिन अब उसको फॉलो तो करना पड़ेगा जू को, क्योंकि वो मर नहीं सकता नहीं तो दोनों अब फिलहाल इस ज़ॉम्बी से बैटल करने लगते हैं पानी के अंदर। ज़ॉम्बी लगभग देखो मर ही चुका था, थोड़ा बहुत उसके अंदर सोल का हिस्सा था, लेकिन वो जो भूत बनाता था अपनी छाती से ना, वो बहुत पावरफुल थे फिलहाल अभी भी इन दोनों के लिए। और बंदा ये बात से अचंभित होता है फर्स्ट जो कल्टीवेटर था पीक का, कि यार ये बंदा, इसको अपनी लाइफ की परवाह ही नहीं है, बस इसको ट्रेजर चाहिए। तो अब क्या हो रहा था ना, फर्स्ट जो पीक डिसाइपल था ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा था और जो अपने ब्लैक फ्लेम से ये जो बचा कुचा सोल था इस ज़ॉम्बी का ना, उसे निकालने लगता है। और कभी कभी तो लगता है जो मर जाएगा, लेकिन भाई वो फर्स्ट पीक डिसाइपल हैरान था। जू को बचाने के लिए वो बहुत सारे अपने डिफेंसिव टालिस्मैन भी यूज कर देता है और बैटल करने लगता है जू की तरफ से, क्या ही कर सकता था। बैटल लगभग पूरा दिन चल जाता है और जो पूरा सोल था ना इस बंदे का बचा कुचा निकाल लेता है, बैक भी उसे मिल जाता है। दोनों थक चुके थे अब जू और फर्स्ट पिक डिसाइपल। फिर से वो बंदा कुछ तो शायरी मारता है कि सामान दो भी लोगों के बीच में बंटना चाहिए, कुछ ऐसी शायरी थी। जो बोलता है मुझे समझ में नहीं आया। अब उसे समझ में आता है कि भाई ये बंदा क्या करेगा, तो नॉर्मल इंसान की तरह फिर से बोलता है कि लूट हम बांट लेते, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी। और तो को समझ में आता नहीं, हेल्प तो किया है, पहले इसको गुस्सा आता है लेकिन बात तो सही थी। तो जो भी था ये दो भागों में बांट लेते, जैसे उसमें कुछ लाइफ सेविंग ट्रेजर्स थे और मैजिकल डिवाइस भी थे इसमें, कुछ मैजिकल डिवाइस जैसे कि इसका जो सरिया है, क्योंकि उसमें अब पैट्रियार्च की आत्मा है तो वो एक मैजिकल डिवाइस है। स्पिरिट लैम्प भी एक प्रकार का मैजिकल डिवाइस है।
तो ये जो ज़ेड फेदर था ना, ज़ू उसे ले लेता है और फर्स्ट बिग डिसाइपल जो पूरा सामान क्योंकि ज़ू ने निकाला था, तो उसने एक लोहे का बॉक्स था, उसे चूज़ करता है। अब ज़ू सोचता है यार इसने ऐसे 2 डब्बे देखे थे। पहला डब्बा इसने देखा था बंजारों की बस्ती में वो जो हॉर्स फोर था जिसे इसने मारा था, उसके पास। दूसरा इसको मिला था वो मरमैन से और आज तक ज़ू को पता नहीं था वो काम कैसे करते और आज ये तीसरा देखा। फिर से ज़ू जब उसकी तरफ देखता है वो बंदा फिर से शायरी मारता है। ज़ू बोलता अच्छे इंसान की तरह बात कर ले। इस दौरान फर्स्ट बिग डिसाइपल क्या करता है ना, उसे थोड़ी खांसी सी आने लगती है। वो खुद के पेट में एक मुक्का मारता है तो जो खून निकलता है वो काला निकलता है और ये ज़ू किंग के ज़हर का कमाल था। तो वो बोलता है यार ये बंदा सुधरेगा नहीं, अपने धर्मा स्किप पर भी ज़हर डाल के रखा था। उसके बाद ये बंदा अच्छे से बात करता है कि मैंने कहा था कि हम दूध बाँटेंगे। मुझे बस ये आयरन बॉक्स चाहिए, बाकी तुमको जो लेना ले लो। तो ज़ू क्या करता है पूरा आइटम्स ले लेता है। फिर से वो बंदा एक चीज़ और लेता है ना, तो फिर से शायराना अंदाज में बोलता है। ज़ू बोलता है दूसरा आइटम तुमने क्या लिया? सही से बताओ। वो बंदा बताना नहीं चाहता था पहले, वही मतलब वो जो भी बॉक्स था, लकड़ी या लोहे का, तो वो बोलता है इसे विश बॉक्स कहते हैं। वो पुराने समय के ना किसी कल्टीवेटर के मतलब कुछ तो टेक्निक रहती है उसमें जो कि ये अलग प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं। रिवर्ड मेन लैंड में बनाए जाते थे। जब से वो ब्रोकन गॉड का फेस प्रकट हुआ था मतलब तब से। और ये डिसाइपल ना पहले तो हिंदी में मतलब हिंदी बोल रहा हूँ मतलब बात ही नहीं कर पाता नॉर्मल तरीके से। बाद में जब वो बात करने लगता तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। वो बताता है कि हर एक बॉक्स में ना एक पावरफुल आइटम सील्ड होता है अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी ना भाई उस विश बॉक्स में जैसे किसी को मिला तो उसमें कुछ पत्ते-उत्ते भी होते हैं। और ये बताता है कि मैंने 3 ऐसे डब्बे खोल चुका हूँ, मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला। मुझे लगता है लेकिन इस बार मैं लकी रहूँगा। और बताता है कि खोलना कैसे, थर्मा फोर्स को फ़ोकस करो और धीरे-धीरे ये फिर खुल जाएगा। बट टाइम लगता है। तो पूरा बताने के बाद थोड़ा दूर हट जाता है ज़ू से और वो बोलता है अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, लेकिन बदले में वो जो मैजिकल डिवाइस तुमने लिया था और 2 ज़ेड ट्रेजर्स वो मुझे दे दो। और ज़ू फिर उसको अपने नाव से उतार देता है, मतलब नाव खोल देता है तो ये चला जाता है और फिर ये अपना बैठ जाता है। ज़ू कल्टीवेशन में लग जाता है और जो भी आइटम्स इसको मिले थे देखने लगता है, क्योंकि देखो ये जो भी आइटम्स थे ना भाई गोल्ड कोर लेवल के कल्टीवेटर के द्वारा बनाए गए थे जो ज़ॉम्बी के पास थे, तो ये अच्छा कमा सकता है। मैजिकल डिवाइस जो था वो पंख के जैसा दिखता था, तो उसके बारे में ज़ू सोच रहा हूँ। और ज़ू के हिसाब से जिसने भी इस बंदे को इंजर्ड किया था उसने इस बंदे के ज़्यादातर सामानें ले ली थी, या तो इस बंदे ने अपने सामान कहीं छिपा कर रखे होंगे। तो फिलहाल वो जो आधा सोल था जिसको जिसको कि अपने बॉडी में अब्सॉर्ब किया था उसको धीरे धीरे जला रहा था। इसका जो टेक्निक था बेल फूल बेल फायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर के थ्रू, और वो टेक्निक zombies पे वैसे भी अच्छा काम करता था। देखता उस तरफ डिसाइपल की तरफ, फर्स्ट बिग डिसाइपल जो कि पूरी तरह से चौकन्ना था। तो देखो ज़ू के पहले से अब 13 धर्मा पर्चे तो खोले लगे थे। अब ये जो सोल था बहुत पावरफुल था, तो बहुत तेजी से इसके थर्मासोल खुलते जाते हैं। 13 के बाद 14 15 करते 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 20 तक ये पहुंच जाता है। फाइनली वो सोल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। ज़ू काफी खुश था, लेकिन अभी भी इसको देखो 30 मतलब 10 और खुलने धर्मा पर चल फिर जाकर के ये लाइफ फ्लेम बना पाएगा और रेडियंट स्टेट में एंटर कर पाएगा। धीरे धीरे इस दौरान ये ट्रैवल करते रहता है और 3 दिन और गुजर जाते हैं। और वो जो फेदर मैजिकल डिवाइस था ना ये उसे देख रहा, उसके अंदर धर्मा फोर्स को भी भेजता है। उधर वो डिसाइपल भी फर्स्ट पिक उस जो विश बॉक्स था ना उसको खोलने में लगा था, और जब वो खोलता है तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। और उसका ये था कि ज़ू बस इसकी तरफ ना देखा और कुछ प्रार्थना करने लगता है जो उसका तरीका था करने का। जब खोलता है तो उसमें एक जेड बॉटल निकलता, देख कर ही लग रहा था कि देखो भाई काफी पुराना होगा। तो इसमें एक तो पहले इसको जेड स्लीप मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है, दूसरा एक बॉटल मिलता है, तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और ये फिर से कुछ नॉर्मल बोलता है। तो फिर बोलता है यार मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, और फिर ऐसा गला साफ करके फिर से शायराना अंदाज में बोलता है। बॉटल खोलता है तो अलग स्मेल आता है, लेकिन इसको पीता नहीं है, बंद कर देता। और जब जेड स्लिप को देखता है ना तो उसके दिमाग में एक मैसेज सजाता है। मैसेज ये था कि मैं पैदा हुआ था डार्क सेरेनिटी के इपॉक में, मुझे एक एंशिएंट एम्परर ने अपने पावर से मतलब पावर दिया था या जो भी, तुम इस ब्लड लाइन को अगर करते हो तो तुम मेरे मतलब डिसेंडेंट बन जाओ, तुम डेस्टिन्ड बनो, ऐसा कुछ तो मतलब था, मतलब भाग्यशाली हो या जो भी बोल लो। और भाई पढ़ना समझना आसान नहीं था बहुत, क्योंकि डिसेंडेंट वगैरह की बात आ रही। फिर उसमें कुछ फेरर सेक्स के बारे में लिखा, तो क्या वो वुमेन के बारे में बता रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? इससे गुस्सा आता है कि यार इन चीजों को ये फेंकने जाता है। इस दौरान ज़ू की आंखें खुलती, क्योंकि उसको भी पता तो चल ही गया था कि उस बंदे ने बॉक्स को खोल लिया। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या मिला, लेकिन वो बंदा कुछ कहता नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता है और ये लोग 7 ब्लड आइज के काफी करीब पहुंच चुके थे, और ज़ू को भी इधर वो जो उसको पंखों जैसा मैजिकल डिवाइस मिला था उसको समझ में आने लगा, और इसको आप यूज करते हो ना आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और इसे ये टेस्ट नहीं करना चाहता था अभी यहाँ पर, क्योंकि अकेले नहीं था। तो इसका यही था कि अच्छा जगह ढूंढना पड़ेगा ताकि इसको टेस्ट कर पाए और इस टेक्निक के साथ ये खुद को अच्छे से सामंजस्य बैठा पाए। आगे बढ़ते बढ़ते इसे एक 7th पीक कहीं थर्माबोर्ड दिखाई देता। इस दौरान ये जो था ना फर्स्ट पीक डिसाइपल एक दूसरा अपना डाव रोप पहन लेता, स्वॉर्ड एनर्जी से खुद को फोकस कर लेता, एक्टिंग कर रहा था बेसिकली। और जैसे वो नाव इनके आर पार निकल जाती है मतलब आगे निकल जाती है, तो फिर से ये नॉर्मल हो जाता है, फिर से
मतलब डाउरो हटा देते। आगे बहुत सारे डिसाइपल्स मिलते हैं सेवन ब्लड आइज के, और वो बंदा हर बार ऐसा कुछ करता था, मतलब अपना वेशभूषा बदल लेता था कि ताकि एकदम तगड़ा दिखे। पैट्रियार्च को तो समझ में आ जाता कि मास्टर ये बंदा ना थोड़ा सा अपने लुक्स की, उसकी इज्जत कितनी है, मार्केट में लोग उसको क्या बोलेंगे, कैसा दिख रहा है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी बेइज्जती हो जाए ना, तो ये फिर काफ़ी निराश हो जाए। और माय लॉर्ड, ये जो थे पैट्रियार्च बोलते हैं, मुझे ये पहले सोचना चाहिए था, मेरी गलती है, आप मुझे पनिश करिए, अगली बार मैं बहुत मेहनत करूंगा। जो बोलता है देखो तुम्हारे पास तो मैंने 3 महीने और बचे हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें 1 महीना और देता हूँ। पैट्रियार्च जो था ना खुश हो जाता है, परछाई की तरफ देखता है। परछाई इस समय समुद्र के अंदर डूब के करप्शन को एब्सॉर्ब कर रहा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जून इन दोनों को समय दिया था कि तुम्हारे पास 6 महीने का समय है और तुम लोगों को अपना लेवल बढ़ाना है। और जू क्या करता है, इस दौरान आंख बंद करके जो उसका टेक्निक था दूसरा वाला लाइफ इनकांटेशन, उसे यूज करके कल्टीवेशन करता है। फिर उसे वो जो बंदा था फर्स्ट पीक डिसाइपल को, उससे शायरी मारता है, बट जू को फर्क नहीं पड़ता। और फर्स्ट पीक डिसाइपल को भी समझ में तो ये आ ही रहा था कि जू को इसकी शायरी समझ में नहीं आ रही। कुछ जेड स्लिप पर लिखता है और जू की तरफ फेंक देता है, और फिर मैसेज पढ़ता है। जू तो अचंभित था, वो लिखा था कि ब्रदर मुझे लगता है कि हम भाग्य से कनेक्टेड है। मैं फर्स्ट वीक का 9th हाइनेस हूँ, मेरा नाम वू जियानपू है। और आपने तो सुना ही होगा कभी कभी झगड़े से अच्छी दोस्ती बन जाती है। आपकी बेलफुल ऑरा, मतलब जो किलिंग ऑरा, बहुत पावरफुल है, तो हमें दुश्मन रहने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सेम सेक्ट से हैं। लेकिन बाहर में अगर आप ज्यादा किलिंग इंटेंट दिखाओगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी डिसाइपल के बारे में बताता है, एक कॉन्क्लेव डिसाइपल थे चैन करके, थर्ड पीक ये थे और बहुत पावरफुल थे, और अचानक से गायब हो गए, पता भी नहीं चला किसने मारा, क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। फिर 6 पीक लॉर्ड के जो एकमात्र बेटे थे उनका भी यही था, और वो भी गायब हो गए थे। तो बाकी आप अपना देख लीजिए, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जियान वो यानी ये जो 9th हाइनस था फर्स्ट पीक का, निकल जाते हैं यहाँ से। जाते जाते फिर उसे एक शायरी मार के ही जाता है कविता। और जब बाकी डिसाइपल्स देखते हैं ना इस बंदे को हवा में तलवार के ऊपर उड़ते हुए, तो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जानते तो थे कि यार ये तो वही है ना 9th हाइनस, जो कि इस समय फर्स्ट पीक की तरफ बढ़ चुका था। जो भी अपने धर्मास्केप को रख लेता है और अपने जो इसका मेंशन ग्रोटो था 7th पीक पर, उस तरफ बढ़ जाता है। और जो अब यही था कि उसको अपना अपना हार्बर बनाना है, जो समुद्र किनारे एक एरिया पूरा लेना है जिसमें बहुत सारे लोग अपने नाव को पार्क कर सकते हैं। तो कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि इसका यही था कि अपने धर्मास्केप में ही रहेगा भाई, ऊपर जाकर के मजा नहीं आता इसको। और इसको भी समझ में आता है कि वॉयलेट रोब पहनना सही नहीं है, तो ये गरी रोब पहन लेता है कि ताकि कोई उतना ध्यान नहीं देगा इसके ऊपर। तो जब ये पहुंचता है ना अपने मेंशन ग्रोटो, तो वहां पर एक स्पेल फॉर्मेशन था, तो वहां पर कुछ लोग मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो पहला मैसेज था वांग यान का, दूसरा था जाओ किनपेंग का, तीसरा था डिंगजू की तरफ से, और 2 मैसेज थे वो लड़की जो थी ना गू मुकिंग, जो कि शायद पिल्स बनाती थी अगर आपको याद हो तो, उनके। और एक था क्राइम डिपार्टमेंट का डायरेक्टर की तरफ से, जिन्होंने 23 रिक्वेस्ट भेजे थे। एक था यूनिट 6 के कोई कांस्टेबल गूंगे का, उसने 41 रिक्वेस्ट भेजे थे। हर दिन वो रिक्वेस्ट कुछ तो भेजता। तो ये जेड डिस्क से आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों का आप पर रिक्वेस्ट आया, मतलब काम रहा होगा वो आए उनको। और ये भी देख ही रहा था, तभी फिर से गूंगे का एक रिक्वेस्ट आता, क्योंकि ऊपर आपको विजिट करना है तो भाई आपको परमिशन लगती है, नीचे वाले डिसाइपल्स के लिए तो खास कर कुकिंग अप्रूव कर देता है। और इस दौरान गूंगा आता है, तो जो इससे पूछता है क्या मतलब है, क्या चाहिए तुम्हें। तो फिलहाल उस बंदे के घाव वो तो देखो हील हो चुके थे, देखो मृत्यु से बच के आया था, जू ने इसको उस दिन बचाया था, तो काफी समझदार भी हो गया। बंदा ऐसा था ना भाई, जमीन पे सर मारने लगता, अपना टोकन छोड़ के जाता मेडेलियन। जू उसके टोकन को देखता, उसमें एक ऑथेंटिकेशन डिवाइस था जो वेयर हाउस से जुड़ा हुआ था। जू को समझ में आ जाता है क्या है, क्योंकि जो पोर्ट वाला ये जो जिला है ना, ये 2 भागों में बटा था। एक था जो कि 7th पीक का डिसाइपल्स यूज करते थे, दूसरा पब्लिक लोग यूज करते थे, जहां पर हर प्रकार के नाव वगैरह को पार्क किया जाता है, इवन पायरेट वगैरह के नाव को भी। और जब तक आपके पास ऑथेंटिकेशन डिवाइस नहीं होगा ना, तो आप उस एरिया पर काम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो गुंगे ने जू को एक मरे हुए आदमी को गिफ्ट किया था, लेकिन जू ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ये चीज जू एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जू को भी इसकी जरूरत थी। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट एक मुसाफिर विदा लेता हूँ।